हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो अपना मिल्क टेक्नोलॉजी जो पोर्शन था एनिमल हस्बेंड्री का वो कंप्लीट हो चुका है। और अब अपने बात करते हैं दूसरा पोर्शन, यानी कि अपने दूसरे पोर्शन पे डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने एनिमल हस्बेंड्री को 3 भागों के अंदर डिवाइड किया था, जिसमें पहला भाग था मिल्क टेक्नोलॉजी जो अपनों ने पूरा कर लिया है। और दूसरा पोर्शन था लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो अपने उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने इसके आमाशय के भाग है, या अपने बोल सकते हैं कि लाइव स्टॉक प्रोडक्शन और मैनेजमेंट का अपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन या क्लासिफिकेशन कैसे होता है वो अपने देख लेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं आमाशय के भाग। तो आमाशय के 4 भाग पाए जाते होते हैं। एक रूमेन, दूसरा रेटिकुलम, तीसरा ओमेजन और चौथा एबोमेजम। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं रूमेन। रूमेन होता है जो भाग ये बाईं तरफ पाया जाता है, भोजन का संग्रहण करता है, नवजात में अविकसित होता है और सबसे बड़ा भाग होता है और इसकी क्षमता होती है 150 से 200 लीटर। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रूमेन में ये एक तो सबसे बड़ा भाग होता है और नवजात होता है जो उसके अंदर अविकसित और बाईं तरफ पाया जाता है। उसके बाद में अपने 2 नंबर भाग आमाशय का रेटिकुलम। तो रेटिकुलम होता है ये सबसे छोटा भाग होता है और आकृति मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है इसकी। 3 नंबर भाग ओमेजन। तो ओमेजन होगा ये ऊंट में अनुपस्थित होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओमेजन होता है वो ऊंट के अंदर अनुपस्थित होगा। यह अवशोषण का कार्य करता है। किसका अवशोषण करता है? जल प्लस में सोडियम बाइकार्बोनेट का ये अवशोषण करता है। उसके बाद में एबोमेजम, इसे सत्य आमाशय या ट्रू स्टोमच भी कहते हैं। उसके बाद में अपने डिस्कस करते हैं आमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण। तो आमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण कैसे किया गया है? तो आमाशय का जो वर्गीकरण है वो 3 भाग के अंदर किया गया है। आमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण है वो 3 भागों के अंदर किया गया है। तो सबसे पहला भाग आता है रूमिनेंट, उसके बाद में नॉन रूमिनेंट और फिर स्यूडो रूमिनेंट। तो जो रूमिनेंट होता है उसका शाब्दिक अर्थ अपने बात करें तो वो होता है रोमांथी या जुगाली करने वाले पशु। नॉन रूमिनेंट का अरोमांथी, बिना जुगाली करने वाले पशु। और स्यूडो रूमिनेंट का होता है आभासी रोमांथी। उसके बाद में रूमिनेंट और नॉन रूमिनेंट और स्यूडो रूमिनेंट। जो रूमिनेंट होता है उसके अंदर आमाशय के 4 भाग पाए जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होंगे? रूमेन, रेटिकुलम और एमोजन और एबोमेजम। तो ये 4 भाग उसके अंदर पाए जाएंगे। तो इसके एग्जांपल है गाय, भैंस, भेड़, बकरी। उसके बाद में नॉन रूमिनेंट होगा तो इसके अंदर एक भाग होगा एबोमेजम ही पाया जाएगा, जैसे कुत्ता, गधा, मनुष्य, सुअर, बिल्ली। उसके बाद में स्यूडो रूमिनेंट होगा तो उसके अंदर 3 भाग होंगे, ठीक है। उसके अंदर एब्सेंट कौन सा भाग होगा? ओमेजम, ये भाग एब्सेंट होगा। ऊँट के अंदर ये एब्सेंट होता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है? ऊंट, लामा या कैमेलियडी कुल। उसके बाद में अपने डिस्कस करते हैं काऊ ब्रीड, यानी कि गाय की जो नस्लें हैं उन पे अपने डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है। तो जो कुब्बड़ सहित जो गाय की नस्ल होगी अपने उसको भारतीय नस्ल बोल सकते हैं। और इसका जो वैज्ञानिक नाम होगा वो होगा बोस इंडिकस। उसके बाद में कुब्बड़ रहित जो नस्ल होगी उसको अपने विदेशी नस्ल बोल सकते हैं, उसका नाम होगा बोस टार्टस। कुल होगा इसका ब्रोबीडी और 2n बराबर होगा इसका 60। अब बात करते हैं अपने गो प्रयोजन निर्देशालय। ये मेरठ यूपी के अंदर है। सबसे प्राचीन नस्ल है जो लाल सिंधी है। सब सर्वाधिक वसा किसके अंदर पाई जाती है? लाल सिंधी के अंदर पाई जाती है, 4.9%। उसके बाद में एकमात्र सफ़ेद नस्ल कौन सी है? अंगोल। ये एकमात्र सफ़ेद नस्ल है गाय की। उसके बाद में अपने बात करते हैं दूध काल या दुग्ध काल। तो दुग्ध काल होता है गाय के अंदर सामान्यतः 305 दिन का होता है। शुष्क काल होता है वो होता है 60 दिन का। सर्विस जो काल होता है वो होता है 60 से 90 दिन, या अपने एग्जैक्ट माने तो 85 दिन। उसके बाद में आयु होती है गाय की 20 से 25 वर्ष। और जो पानी की आवश्यकता होती है वो उसको होती है 30 से 35 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से। उसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट लाइन है, जैसे उत्तर पश्चिमी जो राजस्थान है उसके अंदर गाय की राठी नस्ल पाई जाती है।
दक्षिण पश्चिमी जो राजस्थान है उसके अंदर गाय की कॉन्करेज नस्ल पाई जाती है। उसके बाद पश्चिमी जो राजस्थान है उसके अंदर गाय की थारपारकर नस्ल पाई जाती है। और दक्षिणी पूर्वीय मध्यवर्ती राजस्थान है उसके अंदर गाय की गिर नस्ल पाई जाती है। अब अपने बात करते हैं उपयोगिता के आधार पर गाय का वर्गीकरण। तो उपयोगिता के आधार पर 3 भागों के अंदर बांटा गया है। तो सबसे पहला भाग है जो है दुधारू नस्लें, उसके बाद में द्विप्रयोजनीय नस्लें, और 3 नंबर भाग है वर्गीकरण है जो है बाहरवाई यानी कि बाहर ढोने वाली नस्लें। तो सबसे पहले अपने डिस्कस करते हैं दुग्ध नस्लें या दुधारू नस्लें कौन कौन सी है। तो अपने इसके अंदर एक ही बात याद रखनी है, देसी सांगरी, ये एक ट्रिक बनाई गई है देसी सांगरी। तो देसी, तो यहाँ पे जो सी है उसका मतलब है लाल सिंधी, और सा से है साहिवाल, और ग से है गिर, और री से है राठी। उसके बाद में द्विप्रयोजनीय नस्लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट नस्लें हैं। इसका जो ट्रिक है वो थार में है आका। तो थार से थारपारकर, मे से मेवाती, है से हरियाणवी, ए से या आ से अंगोल, का से कांकरेज, और 2 आपको यहाँ पे और ऐड करनी है, एक तो कृष्णवेली और एक है देवनी। तो द्विप्रयोजनीय नस्लें ये पूरी हो जाएगी। उसके बाद में अपने लास्ट बात करते हैं बाहरवाही नस्ल, यानी कि बाहर ढोने वाली नस्लें कौन कौन सी है। तो इसके अंदर अपनी ट्रिक याद रखनी है, अमन, डांगी, हल, खींच। तो अमन से होगा अमृत महल, गाय की नस्ल है अमृत महल। मै से होगा मालवी, नै से होगा नागौरी। डांगी से होगा, जो डांगी नस्ल होती है वो गाय की डांगी नस्ल होती है से होगा होलीकर, और खी से होगा खिलेर। तो अमृत महल, मालवी, नागौरी, डांगी, होलीकर, खिलेर, ये सब की सब गाय की बाहर ढोने वाली नस्लें हैं। तो इस हिसाब से अपने आज एक तो गाय का वर्गीकरण पूरा कर लिया है, जो कि था एक तो आमाशय के आधार पर और दूसरा था उपयोगिता के आधार पर। तो आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। और हर रोज़ आपको जो क्लास है वो 5 बजे, शाम को 5 बजे आपको चैनल पे मिल जाएगी। और अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप जो बेल आइकन है उस पर प्रेस करके जो ऑल नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक कर दें, तो इस हिसाब से आपके पास पूरे नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, बाहर वाली नस्लें, दुधारू नस्लें, और एक और थी अपनी 3 नंबर जो थी द्विप्रयोजनीय नस्लें। तो अपने इनकी जो अलग अलग नस्लें हैं उन पे डिस्कस करेंगे, जैसे गिर है तो उसके बारे में पढ़ेंगे, साहिवाल है तो उसके बारे में